किसान आंदोलन के पीछे की साजिश क्या है? क्या इन किसान आंदोलनों के पीछे है पाकिस्तान का हाथ? क्या खालिस्तानी राज्य की मांग फिर से उभर रही है? इस किसान आंदोलन के पीछे का क्या है साजिश? तो फ्रेंड्स, ऐसे कोटेशन चल रहे हैं इस समय, ऐसी न्यूज हेडलाइन चल रही हैं कि किसानों के आंदोलन के पीछे की साजिश क्या है। तो फ्रेंड्स, किसानों के आंदोलन के पीछे की साजिश क्या है, उससे जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यह किसान बिल क्या है। फिर हम डिसाइड करेंगे किसानों के आंदोलन के पीछे साजिश चल रही है या कहीं ये बिल तो नहीं जिम्मेदार है। तो यही सब जानने के लिए ये वीडियो लेके मैं उपस्थित हुआ हूं आप सबके सामने। मेरा नाम है मुकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्नर्स अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं किसान बिल के बारे में। किसान बिल में ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, या किसानों के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं है, जैसा कि तथाकथित मीडिया आरोप लगा रही है कि किसानों के पीछे ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का बृहद आंदोलन जो शुरू हुआ है, दिल्ली चलो का आंदोलन, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान उसको फंडिंग कर रहा है, ऐसा कहना है हमारे मीडिया का। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि खालिस्तान बनाने की मांग है, पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, ताकि यह आंदोलन चल सके। तो फ्रेंड्स, क्या यही है इस आंदोलन की हकीकत? तो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। मैं आपसे एक एक चीजें डिस्कस करने चाह रहा हूं कि इस बिल में क्या है, बिल का फायदा क्या है, बिल का नुकसान क्या है और इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है। तो सारी चीजें जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे चैनल के साथ। तो आइए पहले देखते हैं इस बिल के बारे में कि इस बिल की ऐसी कौन कौन सी प्रोविजन है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लाभदायक हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो नुकसानदायक हैं, जिसकी वजह से किसान आपके विरोध पे उतारू हो गए। तो आइए देखते हैं नए कृषि बिल। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 3 नए कृषि बिल 2020 पारित किया गया। कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसको 20 सितंबर 2020 को 3 नए कृषि बिलों को पारित किया गया था। तो पहले यह जान लीजिए कि ये 3 नए कृषि बिल हैं क्या क्या। तो फ्रेंड्स, पहला बिल आपका यह है कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, ये बिल नंबर 1 है। एक बिल ये है। दूसरा बिल आपका यह है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, ये दूसरा बिल है। और तीसरा बिल आपका है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम विधेयक 2020। तो फ्रेंड्स, ये बिल अलग अलग नहीं है। कृषि बिल के अंतर्गत इन 3 विधेयकों में संशोधन किया गया, 3 नए विधेयक पारित किए गए हैं। जैसे यही 3 विधेयक हैं। पहला आपका कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 है। दूसरा आपका कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। तीसरा आपका आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। तो इन बिलों को कृषि बिल के अंतर्गत पारित किया गया है। अब हम एक एक बिलों पे गहन चर्चा करेंगे कि उसमें व्यवस्था क्या की गई है और उसमें कमियां क्या रही हैं कि जिसकी वजह से किसान विरोध पर उतारू हैं, और क्या किसान सही से विरोध पर उतारू हैं या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, जैसे पाकिस्तान की या फिर चाइना की या अलग खालिस्तानी राज्य बनाने की। तो क्या है साजिश या क्या है इस बिल में, देखते हैं। फ्रेंड्स, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 पारित किया गया। इसमें व्यवस्था क्या की गई है? तो फ्रेंड्स, इसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य की मंडियों के बाहर किसान को फसल बेचने का अधिकार देता है यह बिल। तो कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 के माध्यम से किसान अपने उपज को, अपने फसल को अपने राज्य के मंडियों के बाहर पूरे भारत में ले जाके कहीं भी बेच सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश किसान अपना फसल ले जाके राजस्थान में बेच सकता है, उत्तर प्रदेश का किसान अपना फसल मध्य प्रदेश में बेच सकता है, पश्चिम बंगाल में बेच सकता है, कर्नाटक में बेच सकता है, तमिलनाडु में बेच सकता है, देश के किसी भी हिस्से में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेच सकता है। यह व्यवस्था की गई है। राज्य की मंडियों के बाहर किसानों को फसल बेचने का अधिकार देता है यह बिल। कौन सा बिल? पहला बिल, जिसमें है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। तो यह बिल राज्य के मंडी है उनसे बाहर किसानों को अपनी उपज बेचने का प्रावधान देता है। तो इसमें गलत क्या है? इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसमें कौन सी ऐसी आफत आ गई जिसका किसान विरोध कर रहे हैं? राज्य की मंडियों के बाहर किसानों को फसल बेचने का अधिकार दे रहा है, तो भाई अच्छी बात है। इससे क्या फायदा मिलेगा, लाभ क्या होगा इससे? तो फ्रेंड्स, इससे लाभ यह होगा कि व्यापारी और किसानों को खरीदी और बिक्री के लिए अधिक क्षेत्र मिलेगा। व्यापारी कहीं जाके खरीद सकता है, जैसे राजस्थान के व्यापारी है, उसके लिए बिना किसी लाइसेंस को खरीदारी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, किसान जो यूपी का है वो जाके राजस्थान में बेच सकता है, पश्चिम बंगाल में बेच सकता है, कर्नाटक में बेच सकता है, हरियाणा में बेच सकता है, तमिलनाडु में बेच सकता है। उसकी जहां इच्छा होगी, जहां उसको ज्यादा दाम मिलेगा, वहां ले जाके अपनी कृषि को, अपनी उपज को बेचेगा। तो इसमें क्या हंगामा खड़ा करने की जरूरत है भैया? क्यों हंगामा खड़ा किया किसानों द्वारा?
व्यापारी और किसानों की खरीदी बिक्री के लिए अधिक क्षेत्र मिलेगा। इससे लाभ क्या होगा इस विधेयक से? तो व्यापारी और किसानों को खरीदी की और बिक्री के लिए अधिक लाभ मिल सकेगा। ये तो हो गया पहला बिल। अब दूसरा बिल क्या है? जो दूसरा बिल आया फ्रेंड्स, उसमें कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 इसका नाम है। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया वो देखिए। तो इसके अंतर्गत भारतीय किसानों को यह बिल बुआई से पहले ही अपनी फसल को अनुबंध पर बेचने की आजादी देता है। मतलब क्या है? किसान बुआई से पहले ही किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी बड़े कारपोरेट घराने के साथ साइन करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि वो इतने रुपए में अपनी फसल बेचेगा। तो बुआई के पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये सहूलियत दे रही सरकार। तो इसमें क्या गलत है? इसका विरोध क्यों किया जा रहा किसानों द्वारा? भाई आपको बुआई के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जा रहा कि आपकी फसल की गारंटी होगी, फसल आपकी बिकेगी ही बिकेगी। अब कितने में बिकेगी उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बिकेगी तो इसमें क्या बुरा है? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? विरोध क्यों किया जा रहा है अभी मैं इस पे आ रहा हूं, पहले ये जान लीजिए। इसके बाद इससे लाभ क्या होगा? तो व्यापारियों से किसान सीधे जुड़ सकेंगे। इसके माध्यम से व्यापारियों से किसान सीधे जुड़ सकेंगे। पहला बिल हमने ये पढ़ा, दूसरा बिल हमने ये पढ़ा। अब पहले बिल में जो अभी हमने पढ़ा कि राज्य की मंडियों के बाहर किसान जाके बेच सकते हैं। दूसरा बिल हमने ये पढ़ा कि भारतीय किसानों को यह बिल बुआई से पूर्व ही बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका देगा कि वो सीधे उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरी बिल क्या है? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इससे पहले एक विधेयक आ चुका है, एक एक्ट बन चुका 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इससे पहले बन गया है। तो उसी में संशोधन किया गया तीसरे बिल में। उसमें संशोधन क्या किया गया है? तो संशोधन ये किया गया, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसे वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। अब ये मान लिया गया कि ये आवश्यक वस्तुएं नहीं है। दूसरा क्या व्यवस्था की गई इस बिल के माध्यम से? तो इस बिल के माध्यम से दूसरी व्यवस्था यह की गई है कि यह बिल व्यापारियों को वस्तुओं की जमाखोरी का अधिकार देता है कि उनका जितना मन करे वो उतना कुंटल प्याज और उतने कुंटल आलू का जमाखोरी कर सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं। तो ये अधिकार देता है। अब आइए एक एक बिल का पोस्टमार्टम करते हैं और विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या सच में ये बिल जिम्मेदार है या पाकिस्तान जिम्मेदार है, इसलिए चर्चा करेंगे। अब फ्रेंड्स, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 जो आया है, उसके अंतर्गत राज्य की मंडियों के बाहर किसानों को फसल बेचने का अधिकार दे रहा। मतलब यूपी का किसान राजस्थान में बेच सकता, महाराष्ट्र में बेच सकता, कहीं भी बेच सकता है। अब सरकार का कहना है कि इस बिल के माध्यम से राज्य का किसान अब पूरे भारत में अपनी फसल बेच सकता है। एक देश, एक किसान, एक कृषि, वो इसका तर्क दे रहे हैं। अब किसानों का विरोध क्या है? किसानों का विरोध क्या है, बौद्धिक वर्ग का विरोध क्या है, वो जान लीजिए। अब इसके माध्यम से ठीक है, किसान पूरे भारत में कहीं जाके बेच सकता है। अब पहले ये बताइए कि भारत में क्या इतने बड़े बड़े किसान हैं कि वो अपना टाली लेके यहां से राजस्थान चले जाएंगे? ये बताइए आप मुझको। भारत में सीमांत जोत के किसान हैं वो कितने हैं? लगभग 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास सीमांत जोत का खेत है। 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। तो फ्रेंड्स, 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि वाले लगभग 70 से 80% किसान हैं। 70 से 80% ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि का जोत का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। 2 से 3 बीघा जिनकी भूमि है, ऐसे किसानों की संख्या भारत में 80% है। अब मान लीजिए कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे 70% अगर 80% किसानी करते हैं, तो उस 80% के 80% लोग ऐसे हैं जो कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि पे खेती करते हैं। तो उनको हम किसान मानेंगे? किसान हैं, वो पेट भर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। तो ऐसे किसान क्या राज्य के बाहर अपनी टाली लेके जाएंगे? ये तो वही बात हो गई, जितने की बीवी नहीं उतने की कहारी। भाई वो आप सोचिए, क्या वो किसान कैपेबल है जिसके पास 2 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत है? तो क्या वो किसान अपनी जो पैदावार हुई फसल की वो राजस्थान लेके जाएगा कि अपने आसपास की मंडियों में बेचेगा? आप ये बताइए। जिसके पास 20 कुंटल गेहूं हुआ है, 20 कुंटल धान हुआ है, वो फसल लेके राजस्थान जाएगा कि हरियाणा जाएगा कि अपने पास के लोकल बाजार में जाएगा? कहां पे जाएगा? तो जो ऐसे किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो जब अपनी उपज पैदा करेंगे तो उसको अपने आसपास की मंडियों में ही बेचेंगे, ना कि उसको राजस्थान और अमेरिका ले जाके बेचेंगे। ये काम
किस किसान के लिए है? 10% किसान जिनके पास 100-200 बीघा से ज़्यादा खेत है, जिनके पास 5-5 ट्रक की गेहूं हुई है और 5-5 ट्रक चावल की पैदावार हुई है, धान की पैदावार हुई है, 10 ट्रक आलू की पैदावार हुई है, वो अपना ट्रक लेके चले जाएंगे क्योंकि उनके पास ट्रक भी है खुद का। तो ये बड़े बड़े किसान तो जा सकते हैं बेचने, लेकिन 80% किसानों का क्या होगा जो छोटे जोत के हैं? ये बताइए आप, इससे उनका क्या फायदा हो रहा है? 2 बीघा, 1 बीघा, 10 बिस्सा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, ऐसे किसानों का क्या फायदा होगा? वो तो अपने जिले से बाहर नहीं जाके बेच पाते हैं और आप बात कर रहे हैं कि राज्य से बाहर जाके बेचाएंगे। तो इस विरोध में कौन सी पाकिस्तान साजिश है? कौन सी खालिस्तानी मूवमेंट ही चल रहा है? बताइए आप। दूसरी चीज क्या है? अब ये समझिए आप कि किसान बेचता कहां पे है। तो किसान या तो अपने आसपास की मंडियों में अपनी फसल बेचता है, या तो एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनाई गई थी। तो जमींदारी 1950-47 में जब देश आजाद हुआ, तो इसके बाद जब 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, तो जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एपीएमसी एक्ट लाया गया। हर राज्य का अलग अलग एपीएमसी एक्ट है, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये अलग अलग एक्ट के माध्यम से राज्य सरकारें इस पे कंट्रोल करने लगी, वो एमएसपी के माध्यम से खरीदारी करने लगी। तो कोई भी किसान 3 प्रकार से अपनी फसलों को बेचता था। पहला, वो लोकल मार्केट में जाता था, अपने आसपास के मंडियों में जो छोटे व्यापारी टाइप के होते थे, राइस मिलर टाइप के होते थे, वो आपका खरीद लेते थे, लेकिन वो भी कम दाम पे खरीदते थे। दूसरा, आपकी मंडियां होती थी, एपीएमसी मंडियां। तो ये एपीएमसी मंडियां सरकार चलाती थी, लेकिन यहाँ पे लाइसेंस लेके व्यापारी, या इनको आढ़ती बोला जाता है, आढ़ती वहाँ पे खरीदारी करते थे। ये भी औने पौने दाम पे खरीदते थे। औने पौने दाम मतलब बताते थे कि आपका ये दाना पतला है, इसमें कीट लग गए थे, या आपकी फसल में कुछ ना कुछ कमी निकाल के वो भी औने पौने दाम पे खरीदते थे। तीसरी व्यवस्था थी सरकारी मंडियों में बेचने की। ये कौन सी मंडियां हैं? तो फ्रेंड्स, जिसमें एमएसपी के तहत लिया जाता था। सरकार घोषणा करती थी कि ये एमएसपी क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार हर साल घोषित करती है। अभी वर्तमान में 23 फसलों पे एमएसपी घोषित की जाती है। कितने पे? 23 पे। तो ये घोषणा कौन करता है? तो कृषि एवं लागत मूल्य का एक विभाग है जो इन 23 फसलों पे एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है कि कोई भी फसल इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। तो इन 3 जगहों पे किसान बेचता था। अब आप ये बताइए, जब छोटा किसान ही है तो वो बाहर तो जाएगा नहीं, अपनी लोकल मंडी में जाएगा या सरकारी खरीद पे जाएगा। सरकारी खरीद का क्या हाल है ये आप सब अपने आसपास देख रहे होंगे। वर्तमान में 1868 रुपए के आसपास रेट है। किसका? धान का। कितने में बिक रहा है? 1000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सोचने का विषय है। और मैंने जो सवाल आपके सामने उठाया उस पर भी विचार करिए कि क्या भारत के 80% किसान इस अवस्था में हैं जिनके पास 1 से 2 बीघा ही खेती है, 3 बीघा ही खेती है? क्या वो यहां से राजस्थान, तमिलनाडु और बाकी अन्य राज्यों में जाके अपनी फसल बेच सकते हैं? सोचिए। पहला, इस बिल का विरोध सिर्फ इसीलिए हो रहा है, और इसके माध्यम से अब ये जो एपीएमसी मंडियां होती हैं उससे सरकार को टैक्स जाता है। तो जब बाहर भी व्यापारी है, मंडी के बाहर जो इनके कारपोरेट घराने हैं वो खरीदेंगे, और अंदर सरकारी रेट पे खरीदा जा रहा है, तो सरकार रेट डिसाइड करना ही बंद कर देगी आगे चल के, क्योंकि एपीएमसी मंडियों में जो टैक्स मिलता है वो टैक्स ही नहीं मिलेगा। जब कोई एपीएमसी मंडी ही नहीं रहेगी, कोई टैक्स ही नहीं मिलेगा, तो एपीएमसी मंडियां तो खत्म कर दी जाएंगी। तो ये एपीएमसी मंडियों को खत्म करने की तरफ एक बढ़ाया गया कदम भी है। तो किसान इसका विरोध ये इसलिए कर रहे हैं कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी तो अपना जो उपज है वो बाध्य होंगे व्यापारियों को बेचने के लिए ही। और आपके एरिया में कितने ऐसे बड़े बड़े राइस मिलर हैं? 3-4 होंगे। वो 3-4 लोग बैठ के आपस में समझौता कर लेंगे कि हमको 1000 के ऊपर धान नहीं खरीदना है। तो आप क्या जाके राजस्थान में बेचेंगे धान जहां 1800 रुपये में बिक रहा है? नहीं जाएंगे। आप मजबूर होंगे उन्हें ही बेचने के लिए, क्योंकि आप क्या वही 4-5 ही तो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो आपकी उपज खरीदेंगे, और वो 4-5 में आपस में साठगांठ रहेगी कि भाई कोई भी 1000 के ऊपर नहीं खरीदेगा धान। तो 1000 के ऊपर धान का मूल्य क्यों जाएगा? आप बताइए। तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। अब आइए दूसरे बिल पे। दूसरा बिल यह है कि भारतीय किसानों के यह बिल बुआई से पहले ही अपनी फसल को अनुबंध पर बेचने की आजादी देता है। सरकार का तर्क यह है कि
बुआई के पहले ही ये गारंटी मिल रही है कि आपकी उपज बिकेगी। ठीक है, बिकेगी, लेकिन कितने में बिकेगी? बड़े बड़े कारपोरेट घराने आपसे आएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने। अब फिर यहाँ पे वही बात आ गई कि जब 70% किसान लघु जोत का है, छोटे आकार की खेती करता है, तो उसके पास कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आएगा? कॉन्ट्रैक्टर वहां जाएगा जिसके पास 200 बीघा खेती है, 1000 बीघा खेती है, कि आपके पास आएगा कि आपके पास 1 बीघा खेती है। तो इससे छोटे किसानों का क्या लाभ होगा, आप ये बताइए। इस बिल के माध्यम से छोटे किसानों का क्या लाभ होगा? इसमें व्यवस्था की गई है। अब इसमें कहा जा रहा सरकार द्वारा कि व्यापारियों से किसान सीधे जुड़ सकेंगे। एक बीघा खेत वाला व्यापारी जुड़ेगा, उसके यहाँ कौन आएगा कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग कराने? दूसरी बात इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग तो हो जाएगी, ठीक है, आप मान लेते हो मैं कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग कोई आके कर लिया, छोटा मोटा व्यापारी। इसमें जो विवाद होगा उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस बिल के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है, ऐसे विवादों का निपटारा जो आपके और व्यापारियों के कॉन्ट्रैक्ट का विवाद होगा, उसका निपटारा केवल एसडीएम करेगा। अब एसडीएम आपके कहे पे चलेगा कि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के कहे पे चलेगा, ये आप डिसाइड कर लीजिए। एसडीएम साहब आपके पक्ष में काम करेंगे कि वो प्रभावित होंगे बड़े बड़े व्यापारियों से जिनकी ऊंची ऊंची पैठ है राजनीतिक घरानों में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके अंदर कोर्ट नहीं जा सकते, केवल एसडीएम के पास तक जा सकते हैं, आप दीवानी न्यायालय तक नहीं जा सकते हैं। तो किसानों के अगर कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए वो पैसा मान ले रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो किसान तो कोर्ट भी नहीं जा सकता है। तो इस बिल के माध्यम से यह व्यवस्था कर दी गई कि आप दीवानी कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। आप बहुत जा सकते थे, एसडीएम के पास जा सकते हैं, वही आपके मामले की सुनवाई करेगा। तो आप सबको पता है एसडीएम अगर आपके मामले की सुनवाई करेगा तो किसके पक्ष में फैसला देगा? बड़े बड़े व्यापारियों के पक्ष में या 1 बीघा वाले किसान के पक्ष में। इसका विरोध इसलिए किसान कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तानी मूवमेंट के लिए कर रहे हैं। नया चलन आ गया है, विरोध का मतलब पाकिस्तान हो गया है। छात्र विरोध करें तो पाकिस्तानी, किसान विरोध करें तो पाकिस्तानी देशद्रोही। कल को अगर कोई सैनिक विद्रोह कर देता है, विरोध कर देता है किसी चीज का, कोई थल सेना वायुसेना सैनिक, तो वो सैनिक भी देशद्रोही हो जाएगा, लिख के ले लीजिए। आइए अगली चीज, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में क्या किया गया है, ये चर्चा का विषय है। फ्रेंड्स, इसमें क्या किया गया, अनाज को, दलहन को, तिलहन को, खाद्य तेल को, प्याज को और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। ये आवश्यक वस्तुओं की सूची क्या होती है पहले ये जान लीजिए। आवश्यक वस्तुओं की सूची में जिनको रखा जाता है तो उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। सरकार उस पर कानून बना सकती है, सरकार उस पर जमाखोरी से रोक लगा सकती है, वो सरकारी कंट्रोल में होता है आवश्यक वस्तुओं को। तो इस बिल के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं से हटा दिया गया सॉरी, किसको हटा दिया गया है? अनाज को, दलहन को, तिलहन को, खाद्य तेल को, प्याज को और आलू को, ऐसे वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटा दिया गया है। होगा क्या, हो रहा है। पिछले 1 महीने से 20 सितंबर को ये बिल आया है, उसके बाद आप आलू का दाम देख लीजिए। इलाहाबाद में आलू का दाम 50 से 60 रुपया प्रति किलोग्राम बिक रहा है, प्याज का दाम 70 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब इस बिल के वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं, खपत नहीं बढ़ गई है। अब की बार तो लगन भी नहीं हो रहा है, फिर क्यों इतना महंगा बिक रहा है? आप बताइए, शादी विवाह समारोह भी तो बंद है, 100 ही लोग जा रहे हैं जहां 500 लोग जाते थे। तो ऐसा क्या कारण है कि आलू और प्याज का दाम, सब्जियों की महंगाई इतनी ज़्यादा है? इसीलिए ज़्यादा है इस बिल की वजह से कि आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया। तो होगा क्या इससे कि यह बिल व्यापारियों को वस्तुओं की जमाखोरी का अधिकार देता है। अब सरकार रोक नहीं सकती कि वो वस्तुओं की जमाखोरी ना करे। अब आप इसको सिंपल भाषा में समझिए कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, 20 मीट्रिक टन प्याज और आलू मैंने खरीदा और 2 दिन रोक लिया, मार्केट में मैं उतारूंगा ही नहीं। भाई मैं अगर 20 मीट्रिक टन खरीदने की क्षमता रखता हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास इसकी वजह से मेरा काम नहीं रुका, 4-6 दिन में इसको रोक के फिर बेचूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं कोई छोटा मोटा किसान नहीं हूं कि आज ही उपज हुई और आज ही बेचना है। भाई मैं रोकूंगा अपना फसल। तो अगर मैं जो खरीदा हूं उसको 4 दिन भी रोक दूंगा, नहीं बेचूंगा मार्केट में, मंडियों में, तो आलू और प्याज का दाम बूम कर जाएगा, बूम। और वही हो रहा है, 60 रुपया किलो आलू बिक रहा है। देखे थे कभी आप इतनी महंगाई? तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसीलिए हो रहा है कि जमाखोरी को वैलिड कर दिया गया। पहले होता था प्याज का दाम बढ़ता था, जब 100 रुपया किलो हो जाता था तो आप देखते सरकार छापा मरवाती थी कि जो जमाखोरी किए उसको मार्केट में लाइए, आप जमा करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब आप रख सकते हैं और उसी का खामियाजा आप भुगत रहे हैं कि आलू और प्याज और बाकी सब्जियां 50-60 रुपया किलो बिक रही हैं और ये कभी नहीं कम होंगी। आज नहीं महंगाई,
अब आप कभी भी अगर 30 रुपए के नीचे आलू खाइएगा तो मुझको बताइएगा, आलू प्याज इसका दाम कभी नहीं उतरेगा जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस बिल के माध्यम से आलू और प्याज की जमाखोरी को वैलिड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन सारे कानूनों में क्या क्या प्रोविजन है मैंने आपसे वो भी चर्चा किया। इसके पीछे समस्या क्या है मैंने वो भी चर्चा किया। समस्या सबसे ज़्यादा भारत के छोटे किसानों का होना है। तो हम 70% 80% आबादी का भला देखेंगे, केवल 10% आबादी का भला देखेंगे, आप ये डिसाइड करिए। छोटे किसान क्या राज्य के बाहर अपना बेच सकते हैं? जिनके पास 1 बीघा खेत है, नहीं बेच सकते हैं। क्या आम आदमी इससे फायदा में है आवश्यक वस्तु संशोधन से? नहीं है, क्योंकि उसकी महंगाई बढ़ रही है। क्या इसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान का फायदा होगा? क्यों होगा भाई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई विवाद होता है तो मैं सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता हूं, छोटा किसान सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, कोर्ट भी नहीं जा सकता है। इस पर भी बैन कर दिया गया इस बिल के माध्यम से। तो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का हच्छेप बढ़ेगा, वो किसानों का शोषण करेंगे। किसान क्या कर पाएगा? सिवाय आत्महत्या के कुछ नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, सोचिए इस बारे में कि ये बिल की वजह से किसान विरोध कर रहे हैं, जिनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, कि वो आतंकवादी हैं। आप क्यों नहीं उनसे बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं ना, भारत में लोकतंत्र है, आप बैठ के उनकी समस्या तो सुन सकते हैं। मेरे किसी मित्र ने स्टेटस लगाया था, जितनी दालचीनी में दाल होती है, ठीक है, जितना आमलेट में आम होता है, इस आंदोलन में उतने ही किसान हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आप भी भारत माता के उतने ही लाल हैं जितने भारत में किसान हैं, अगर ऐसी बात है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। साजिश ये है, ये साजिश है। साजिश ये है कि इसके माध्यम से कारपोरेट घराने को बढ़ावा दिया जाएगा। आपकी कृषि भी प्राइवेट हो जाएगी। जब सरकार, समस्या क्या है इसमें? एमएसपी की गारंटी नहीं किसी बिल में। आप क्यों नहीं एक शब्द लिख देते कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जा रहा है? एमएसपी आपको मिलता रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान इसी बात का विरोध कर रहे हैं, आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं। आप कारपोरेट घरानों के हाथों में कृषि भी बेच देना चाहते हैं। पहले रेलवे आपने बेच दिया है, हवाई जहाज आपने बेच दिया है, बचा क्या है? कृषि, जिसने इस कोरोना काल में भी प्लस में जीडीपी आपकी बनाए रखी, प्लस 3.2 के आसपास। बाकी तो आपने गोता -27 का लगा दिया, -10 का लगा दिया है। तो इसके पीछे न्यूज लाइन, दैनिक जागरण का हेडलाइन लिखा कि किसानों के आंदोलन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और नीचे छोटा सा लिखा है कि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी। अब आप बताइए, जो इस हेडलाइन को देखेगा वो क्या समझेगा? तो इसके पीछे की आप साजिश समझिए कि विरोध का मतलब देशद्रोही होना नहीं होता है। विरोध का मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना नहीं होता है। अपने हक के लिए आवाज उठाना देशद्रोही नहीं, देशभक्ति है। जो ये कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा का सिर्फ आंदोलन है, उत्तर प्रदेश सभी किसानों का आंदोलन है। जब कोई क्रांति होती है ना, 1857 की क्रांति भी मेरठ से ही उठी थी। अंग्रेज भी ये कहते थे कि यही के क्षेत्र की आंदोलन है, क्रांति है, पूरे भारत की नहीं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये सबको पता है कि उसी क्रांति की वजह से भारत 1947 में जाके आजाद हुआ है। तो कोई एक जगह से ही चिंगारी उठती है। बताइए, किसान जा रहे हैं, आप हाईवे जाम कर रहे हैं। किसान जा रहे हैं, आप रोड खुदवा दे रहे हैं। हाईवे को जेसीबी लगा के सरकार खुदवा दे रही, ताकि किसान आगे ना जा पाए। वो हमला करने आप पे जा रहे हैं, आपसे बात करने जा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं। और लोकतंत्र में विरोध का स्वर हमेशा होता है और विरोध की जगह भी हमेशा होती है। तो सरकार से निवेदन है कि आप किसानों की बात को सुनिए। बात करने में क्या जा रहा है? क्यों आप इतना आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं? इस ठंडी बरसात में उनके ऊपर बौछारें मार रहे हैं पानी की, ठंड के मौसम में। वैसे तो आपका नारा था 2014 में, बहुत ही किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो दिल्ली में हो रहा है महाशय, तो क्या ये शिष्टाचार है कि अत्याचार है? ये आप लोग ही डिसाइड करिए। किसानों से मिल के बात करने में क्या है? आप बड़े बड़े अडानी अंबानी के साथ, अडानी की संपत्ति में 200 गुना की वृद्धि हुई है कोरोना काल में। रेलवे बिका किसको मिला? अडानी को। एयरपोर्ट बिकेगा किसको मिलेगा? अडानी को। फार्मिंग में अगर कोई खेती भी खरीदेगा, कौन खरीदेगा? अडानी खरीदेंगे। तो लाभ किसका करना चाहते हैं आप, किसानों का कि कारपोरेट घरानों का? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ये जानकारी अन्य लोगों के पास पहुंचाइए और किसानों को समर्थन दीजिए। किसान इस देश का अन्नदाता है। 80% लोग किसान घरानों से ही संबंधित हैं। इस बिल को समझिए, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। बिल को समझिए और बिल के माध्यम से गहन विचार कीजिए कि ये तानाशाही रवैया ठीक है। कल को विद्यार्थी विरोध करते हैं, वो देशद्रोही हो जाते हैं। जेएनयू में फीस बढ़ने का आंदोलन होता है तो वो पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। किसान आंदोलन करेंगे, पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा। कल को नर्सें आंदोलन कर रही हैं कि उनको जोड़ दिया जाएगा। रेलवे वाले आंदोलन करेंगे, वो पाकिस्तान से आए हैं।
बिना पाकिस्तान के भारत में कोई काम हो सकता है? सोचिए कितना मोहब्बत हमको पाकिस्तान से, बताइए। हमको नहीं है, ये जो मीडिया है उसको है। कोई भी बात आएगी पाकिस्तान घुस जाता है बीच में। तो किसी आंदोलन को दिखाने का तरीका भी होता है। मीडिया अपना काम ठीक से नहीं करे तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप सही तथ्यों को पेश करिए। दैनिक जागरण के हेडलाइन निकलता है कि किसान के आंदोलन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नीचे 2 लाइन में सिर्फ छोटा छोटा लिखा है कि इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं हुई। बिना पुष्टि का आप हेडलाइन कैसे छाप दे रहे हैं? तो ये प्रोपेगेंडा समझिए। किसानों से बात करने में क्या जा रहा है? इस बिल में एमएसपी की गारंटी देने में सरकार का क्या जा रहा है? क्यों नहीं दे रही एमएसपी गारंटी? मंडियों को खत्म करने की तरफ वो कदम क्यों बढ़ा रही है? कारपोरेट घरानों का हस्तक्षेप मंडी में किसानों की कृषि में क्यों बढ़ा रहे हैं आप? फिर से जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं? तो ये सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। देश के अन्नदाता की बात है। कंधे से कंधा मिला के चलिए, किसानों को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।